मित्रों, राजाराम भादु जी ने बहुत सारे, हालांकि बहुत संक्षेप में, लेकिन बहुत सारे मुद्दों को एक तरह से छेड़ दिया है। कहना चाहिए कि धर्म, इतिहास, फिर विश्व और भारत का जो पूरा परिप्रेक्ष्य है उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें रखी है। और मैंने कहा कि शुरू में कि गांधी बार बार हमें याद आएंगे, तो जाहिर है इसके केंद्र में भी थे ही, और अहिंसा पर कोई बात फिलहाल गांधी को नज़रअंदाज करके हम कर भी नहीं सकते। एक प्रसंग नंदकिशोर जी सुधारेंगे, हालांकि उनकी उपस्थिति में कोई ऐसा दावा करना कि मतलब पहली बार है ऐसा, वो मुश्किल है थोड़ा। महाभारत में एक प्रसंग आता है, आप जानते होंगे, सात्यकी और भूरिश्रवा वाला जो प्रसंग है, उसमें सात्यकी और भूरिश्रवा का द्वंद्व चल रहा है, द्वंद्व युद्ध चल रहा है। उसमें द्वंद्व युद्ध में सात्यकी के हाथ से जब तलवार छिटक जाती है और भूरिश्रवा से मारने के लिए तलवार उठाता है, तो उस समय अर्जुन उसमें हस्तक्षेप करके उसका एक हाथ काट देते हैं महाभारत के युद्ध में। तो भूरिश्रवा कि किसी तीसरे व्यक्ति ने, दो लोगों के जो द्वंद्व युद्ध में उसमें कोई तीसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इस बात से कुपित होकर के भूरिश्रवा वहां पर आमरण अनशन पर बैठ जाता है। मुझे लगता है इतिहास में या मिथ में आमरण अनशन जैसा कोई शब्द मैंने पहली बार महाभारत में पढ़ा था, लेकिन उसका हश्र ये होता है कि आमरण अनशन में बैठने के बाद सात्यकी जब देखता है कि वो बैठ गए हैं तो तलवार उठा करके उसकी गर्दन काट देता है, और उसके लिए सात्यकी को कोई माफ नहीं करता है। ये खैर उसके बहुत सारे और प्रसंग हैं, लेकिन पहली बार आमरण अनशन का जो हश्र हुआ कि सामने वाले पक्ष ने ही उसकी गर्दन उड़ा देने में तनिक भी संकोच नहीं किया, वहाँ से सभ्यता गांधी तक आई है कि अकेले से लेकर के एक जो सामूहिक रूप में पहुँचते हैं तो इतनी आसानी से उनका दमन नहीं किया जा सकता, और एक पूरी श्रृंखला बनती है, एक पूरा समुदाय उनके साथ चलता है, उनके पीछे उनके साथ चलता है कहना चाहिए, और एक नैतिक ताकत का एक जो रूप होता है, हो सकता है, वो हम देखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, राजाराम भादु जी ने उनमें से बहुत सारे धर्म और संस्कृति के सवालों को लेकर के अपनी बात रखी ही। संयोग से वो जिस किताब को उन्होंने लिखा है इधर चल करके, सांस्कृतिक हिंसा के रूप, वो मैंने भी पढ़ी है। हन्ना अरेंट की जिस किताब का जिक्र किया वो किताब भी मैंने पढ़ी। आचार्य जी ने ही इधर अहिंसा शांति ग्रंथमाला शीर्षक से कुछ 22-23 किताबें आई है और 7-8 आने वाली है, तो उसमें से ही ये 2 किताबें हैं। तो बहुत दिलचस्प बातें कही राजाराम भादु जी ने, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं अनुज लुगुन, हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि, युवा कवि और अपने समय पर नज़र रखने वाले, सोचने समझने वाले गंभीर व्यक्ति, थोड़े से संकोची लेकिन बात पूरे दमखम से कहने वाले अनुज लुगुन जी हैं। उनका लिखा पढ़ा हम जानते हैं। मैं अनुज लुगुन जी को बुलाता हूं अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद। अनुष्टुप के इस आयोजन का हिस्सा बनाने के लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूं, खासतौर से प्रियंवत जी का, बसंत जी का और सभी सदस्यों का, टीम का। नाम अनुज है, मंच पर भी अनुज हूँ, सभा में भी अनुज हूँ। मैं अपनी बात कहूँगा आदिवासी समाज के संदर्भ में अहिंसा और प्रतिपक्ष को लेकर। विषय है मेरा अहिंसा और प्रतिपक्ष, आदिवासी समाज और उनके आंदोलनों के संदर्भ में। जब हम आदिवासी समाज की बात करते हैं तो मेन स्ट्रीम के समाज में, मैं इसी शब्द का प्रयोग करूंगा, जिसे हम मुख्य धारा का समाज कहते हैं या जहां हम बैठे हैं वहां का समाज कहते हैं, एक इमेज बैठता है आदिवासियों को लेकर कि वे कुछ डरावने किस्म के जीव हैं या समाज के प्राणी हैं जो हमेशा तीर धनुष लेकर या हरवे हथियार लेकर चलते हैं और वे हिंसक होते हैं। एक तरह की एक सामान्य अवधारणा ये बनी है, और कई बार मुझे भी इस तरह की बातें सुनने को मिलती है निजी तौर पर कि आप आदिवासी हैं तो फिर ऐसा ऐसा होता होगा आपके यहाँ। खैर, तो ये जो सवाल है कि आदिवासी समाज का जिस रूप में इमेज हमारे सामने है वो दरअसल इमेज कैसे बना है, और आदिवासी समाज खुद अपने समाज को किस तरह से देखता है,
जब वो अपने समाज से बाहर आता है, बाहर के समाज से संपर्क करता है, तो वह अपने व्यवहार को किस रूप में सामने प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहली बात तो यह कि आदिवासियों के प्रति एक रोमांटिसिज्म या एक नकारात्मक किस्म की जो अवधारणा बनी है, उसके पीछे कई आधार हैं। एक तो यह कि संस्कृत ग्रंथों में कुछ ऐसे चरित्र भी गढ़े गए जिन्हें असुर या अन्य नामों से चित्रित किया गया, और वो दरअसल आदिवासी समुदाय हैं। जैसे असुर आज की तारीख में भी आदिवासी समाज के सदस्य हैं, जो झारखंड के लोहरदग्गा की जो पहाड़ियां हैं उन क्षेत्रों में रहते हैं, और उनकी आबादी अब बहुत कम है, लगभग वो 1000-1200 के आसपास ही बचे हैं। वो असुर समुदाय है, उनकी अपनी भाषा है जिसे असुरी कहते हैं, और उनकी अपनी एक सामाजिक संरचना भी है। बाद के दिनों में जब औपनिवेशिक शासन आया देश में, और अंग्रेजों ने 1871 ईस्वी में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया, जिसके तहत उन्होंने आदिवासियों को जन्मजात अपराधी घोषित किया, और सैकड़ों आदिवासी समुदाय थे जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत रखा गया, और 12 या 14 वर्ष की उम्र का अगर कोई व्यक्ति हो गया तो उन्हें रोज थाने में जाकर हाजिरी देनी पड़ती थी। तो ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रही जिसने आदिवासियों के प्रति जो सकारात्मक नजरिया होना चाहिए था उसको उसने बिगाड़ा या प्रभावित किया। मैं इस रूप में समझता हूं। और इसे और आधार मिली जब अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों का विद्रोह हुआ। मैं ये बात सार्वजनिक रूप से ही कह सकता हूं कि जैसे हम 1857 ईस्वी की क्रांति गदर कहते हैं, उससे 100 साल पहले से आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। 1764 या 65 ईस्वी के पहाड़ियों का आंदोलन हम देख सकते हैं। वहां से लगातार 1900 ईस्वी यानी कि आज़ादी की ईस्वी तक आदिवासियों का एक लंबा संघर्ष चलता है, और इस संघर्ष का जो दस्तावेजीकरण किया अंग्रेज अधिकारियों ने, और दस्तावेजीकरण किसने किया? जो अंग्रेजों के अफसर थे, मेजर थे, लेफ्टिनेंट थे, या जो कुछ सेना के अधिकारी थे, उन लोगों ने जो दस्तावेजीकरण किया उसमें उन्होंने उससे जो चित्र बना इतिहास में, वो आदिवासियों का ही हिंसक चित्र बना। जैसे 1820 ईस्वी में झारखंड के दक्षिणी हिस्से में जो कोल्हान का क्षेत्र है, उस हिस्से में पहली बार अंग्रेज घुसे, और उसमें घुसने वाले जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर रफसेज। तो जो कोल विद्रोह हुआ है, मुंडा विद्रोह हुआ है, उसका जो दस्तावेज मिलता है वो मेजर रफसेज की डायरियों में मिलता है, और उन्होंने अपनी डायरियों में ये बातें लिखी हैं कि हो आदिवासियों के गांव से गुजरते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि हम शेर की मांद से गुजर रहे हैं। उन्होंने यह भी लिखा अपने अधिकारियों को पत्र में कि हमें और अधिक घुड़सवार सैनिक चाहिए, क्योंकि ये जो आदिवासी है हमारे घोड़ों से तेज दौड़ते हैं जंगल में। जब हम नागा या पूर्वोत्तर की तरफ जाते हैं तो नागा विद्रोहियों के बारे में जो अंग्रेजों ने दस्तावेजीकरण किया, उसमें से एक मैं पढ़ दे रहा हूं, जिसे रामचंद्र गुहा ने जी में रेखांकित किया है अपनी पुस्तक में। वो कहते हैं कि ये आदिवासी पूरी ताकत से महज अपने हिफाजत ही नहीं करते, बल्कि ये अपने दुश्मनों पर बहुत हिम्मत से वार करते हैं। किसी भी तरह का खतरा या भय इन्हें नहीं सताता। ये कुछ दस्तावेजीकरण है जो इतिहास में हम देखते हैं, और इस इतिहास के आधार पर अगर हम एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं आदिवासी समाज के प्रति, तो लगता है कि ये हिंसक हैं, डरावने हैं, ये हमेशा तीर धनुष लेकर रहते हैं, और जो बाहरी समुदाय है उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते। एक सामान्य नजरिया हमारा बनता है। लेकिन क्या यही एकमात्र छवि है आदिवासी समाज की? आदिवासी समाज जब अपने आप को देखता है, अपनी सामाजिक संरचना को देखता है, अपने विचार को देखता है, तो किस रूप में देखता है या अपने दर्शन को किस तरह अभिव्यक्त करता है? जो विद्रोह हुए हैं आदिवासी समाज में, जो सशस्त्र विद्रोह हुए हैं, उसके अतिरिक्त कई ऐसे आंदोलन हैं जो अहिंसक हैं। वो पूरी तरह से निहत्थे, आध्यात्मिक और समाज सुधार से जुड़े हुए आंदोलन है, और उनमें अहिंसा उनका मूल स्वभाव है। और मैं तो यहां तक कहता हूं, जैसे कि अभी राजाराम जी ने जो बात कही, या जो पत्र जो पर्चा लिखा है यहाँ के लिए, कि मनुष्य स्वभावतः अहिंसक होता है। आदिवासी समाज भी स्वभावतः अहिंसक ही है,
और जो बात हम कहते हैं, एक विरोधाभासी बात कहते हैं कि आदिवासी बहुत भोले भाले होते हैं। एक तरफ इमेज क्रूरता का दिखता है, लेकिन कहते हैं कि भोले भाले हैं। तो मूल बात यह है कि वो भोले भाले ही हैं। लेकिन जब उनके ऊपर जो दूसरा समुदाय या दूसरे समुदाय के संपर्क में आते हैं, जब वो अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो उसमें यह बहुत बड़ी भूमिका यह है कि सामने वाला समाज उनसे किस तरह का व्यवहार कर रहा है। तो कुछ आंदोलन हुए हैं, जैसे 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ, जो पूरी तरह से सशस्त्र विद्रोह था। वो एक तरह से कहा जाए उस रूप में सफल नहीं हो पाया। तो बाद में उसी क्षेत्र में एक आंदोलन चला जिसे साफा होड़ आंदोलन कहते हैं, 1870 ईस्वी के आसपास में। यह पूरी तरह से एक अहिंसक आंदोलन था, और इस आंदोलनकारियों ने यह बात कही कि पहले के आंदोलन में कुछ कमियां थी, हम उसको सुधारेंगे। और पहले के आंदोलन की कमी यह थी कि हमने केवल आक्रामक तरीके से कार्रवाइयां की, हमने आध्यात्मिकता को छोड़ा। और उनके लिए आध्यात्मिकता का मतलब एक धार्मिक संरचना की आध्यात्मिकता नहीं है, वो प्रकृति से, उनके जीवचरों से जुड़ी हुई आध्यात्मिकता है। तो पूरी तरह से एक अहिंसक आंदोलन चला, साफा होड़ आंदोलन के रूप में। फिर 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन भी चला। उसके बाद जिस कोल्हान क्षेत्र की बात मैंने कही, जहां मेजर अफसर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, उसी क्षेत्र में एक आंदोलन चला जो पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन था। वह था 1930 ईस्वी का हरि बाबा आंदोलन। और बिरसा आंदोलन जब खत्म हुआ 1900 ईस्वी में, उसके 14 वर्षों बाद, चूंकि बिरसा आंदोलन का प्रभाव था, उनके विचार बचे रहे, वो आंदोलन फिर से खड़ा हुआ, लेकिन वो सशस्त्र तरीके से नहीं खड़ा हुआ, वो अहिंसक तरीके से खड़ा हुआ। और 1914 ईस्वी में जतरा भगत नामक एक व्यक्ति ने आंदोलन शुरू किया, जो आंदोलन बाद में टाना भगत आंदोलन के नाम पे जाना गया। और आज की तारीख में टाना भगत आंदोलन को गांधीवादी आंदोलन के साथ या उसके पर्याय के रूप में देखा जाता है। लेकिन गांधी से पहले टाना भगतों का वहाँ आंदोलन है। और 1917 ईस्वी में जब गांधी ने आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन से पहले गांधी रांची आए हैं, यह ऐतिहासिक तथ्य है। और यह भी बात कही जाती है कि टाना भगतों के बारे में उन्हें जानकारी मिली थी और उनसे मिले थे। तो ये कुछ आंदोलन हैं जो आदिवासी समुदाय के अंदर के आदिवासी समुदाय या इतिहास का जो हिस्सा है, जिसमें अहिंसक आंदोलन है, उसकी एक छवि प्रस्तुत करते हैं। मैं आज यहाँ बात करूँगा एक ऐसे आंदोलन के बारे में जो 1947 के बाद, यानी कि आज़ादी के बाद हुआ है। और यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक रहा और लगभग 30-35 वर्षों से वो आंदोलन लगातार चला। और उस इतने लंबे समय के आंदोलन में वह आंदोलन कभी हिंसक नहीं रहा। 2001 की एक घटना को छोड़कर उस आंदोलन में कहीं भी हिंसा का कोई संदर्भ नहीं मिलता है। और वह आंदोलन था कोयल कारो परियोजना आंदोलन। बात शुरू होती है देश की आज़ादी के बाद, जब बड़े बड़े बांध की परियोजनाएं बनाई जाने लगी या देश के औद्योगिक विकास के लिए नई परियोजनाएं आने लगी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में कोयल कारो परियोजना भी प्रस्तावित था। और यह एक मेगा जल विद्युत परियोजना थी, एक बड़ा प्रोजेक्ट था। और इसमें 2 नदियां थी जो झारखंड के दक्षिणी प्रांत में, जहां से मैं संबंधित हूं। अभी राजा राम जी ने 3 जंगलों का जिक्र किया, एक और जंगल का जिक्र किया जाना चाहिए जो हमारे देश में हम कम लोग जानते हैं, वो सारंडा का जंगल है। ये एशिया का सबसे विस्तृत जंगल माना जाता है और ये उसी क्षेत्र के बीच का आंदोलन है। तो कोयल कारो आंदोलन शुरू हुआ और इसकी जो परियोजना थी, ये 2 नदियों पर बांध बनाने को लेकर थी। एक कोयल नदी और एक कारो नदी, एक उसके संगम पर बांध बनना था और अलग अलग हिस्सों में भी बांध बनना था। और इन दोनों नदियों के बीच लगभग 30 किलोमीटर का जो अंतराल है, उसके बीच एक बड़े कैनाल की भी निर्माण की योजना थी। और इस परियोजना का काम शुरू होता है 1955 ईस्वी से। और सरकारी दस्तावेज ये कहते हैं, जो आंकड़े पेश किए गए, कि इस परियोजना से 122 गांव विस्थापित होंगे। 122 गांव में से 122 गांव की 35,000 एकड़ जमीन विस्थापित होगी, वो सब डूब के क्षेत्र में आएंगे। और बाकी जो ये 35,000 एकड़ जमीन खेती की जमीन होगी और लगभग 15,000 एकड़ की जमीन है जो वन भूमि की जमीन होगी। ये
परियोजना की जब शुरुआत हुई तो इसकी सूचना स्थानीय समुदायों को नहीं दी गई थी, लेकिन जब सर्वे का काम शुरू हुआ तो लोगों को ये लगा कि यहाँ कुछ होने वाला है, और ये खबर मिली कि यहाँ एक बांध परियोजना है और इसे वे डूबेंगे, वो विस्थापित होने वाले हैं। बाद के दिनों में जो दोनों नदियों के क्षेत्र थे, कोयल क्षेत्र और कारो क्षेत्र, दोनों में वहाँ के स्थानीय लोगों ने जन संगठन बनाए और उस जन संगठन के जरिए उन्होंने विरोध करना शुरू किया। 1970 के दशक में मोजेस गुड़िया नाम के एक वकील थे, उन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया। बाद में सोमा मुंडा नाम के एक व्यक्ति आए। एक बहुत रोचक प्रसंग है, और मैंने यहाँ बात करने के लिए इस आंदोलन का संदर्भ इसलिए लिया, कई ऐसी बातें हैं जो अहिंसा की जो सैद्धांतिकी है या दर्शन जिसे हम कहते हैं, वो उससे संदर्भित है। क्योंकि आचार्य जी हमारे सामने है और अहिंसा के सिद्धांतकार यहाँ है, तो मैं सिद्धांतों की बात नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो आंदोलन है वो स्वाभाविक रूप से उस दर्शन की और उस सिद्धांत की अभिव्यक्ति करता है। तो जो सोमा मुंडा आए नेतृत्व करने के लिए, तो सोमा मुंडा ने कहा कि अलग अलग जनसंगठन नहीं बनेगा, हम दो संगठन है उसको मिलाकर हम एक संगठन बनाएंगे और उसका नाम होगा कोयल कारो जन संगठन। रोचक बात यह है कि सोमा मुंडा इंडियन आर्मी के एक सिपाही थे और इन्होंने 1962 ईस्वी की लड़ाई लड़ी थी चीन के खिलाफ, और इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया गया था। जब वो आए तो उन्होंने जब आंदोलन को संयोजित करना था तो कई ऐसे लोग थे जिन्होंने ये बात कही कि हम आंदोलन करेंगे और यह आंदोलन हथियारबंद आंदोलन होगा। क्योंकि 1970 के दशक के आसपास नक्सलवाड़ी का प्रभाव भी उस क्षेत्र में जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि जिस क्षेत्र में कोयल कारो परियोजना के विरोध या संगठन बना, जो वहां परियोजना बन रही थी, वो उसी बिरसा मुंडा के आंदोलन का क्षेत्र है। यानी जिनकी स्मृतियों में बिरसा मुंडा के सशस्त्र आंदोलन की बातें मौजूद हैं, लेकिन सोमा मुंडा ने यह बात कही कि हम सशस्त्र आंदोलन नहीं करेंगे। एक रेखांकित करने वाली बात है कि एक फौजी है जिसने लड़ाई लड़ी है भारत चीन के युद्ध में, जो एक प्रशिक्षित सेना है, वो ये बात कहता है कि नहीं, लड़ाई हथियारबंद नहीं होगी, वो लड़ाई होगी अहिंसक तरीके से होगी, और वो लड़ाई होगी वो जन संगठनों के जरिए, और वो लड़ाई अंततः जनता लड़ेगी। और उस समय ये बात उन जो नेतृत्व करता थे उन्होंने एक बात दोहराई कि जनशक्ति ही शक्ति है, यानी कि जनता की शक्ति ही हमारी शक्ति है। और इस तरह से वो संगठन बनता है, और संगठन ने अपने स्तर पर सर्वे करना शुरू किया, और उन्होंने ये बात पाया कि जैसे कि सर्वे के क्रम में सरकारी अधिकारियों ने उन्हें कोई सूचना नहीं दी थी, और जो रिपोर्ट या आंकड़े दिए गए थे वो भी गलत थे। 122 गांव नहीं 256 गांव डूब रहे थे। क्योंकि हमारे क्षेत्र में आदिवासी अंचलों में जंगलों में हम जाएंगे, क्योंकि आबादी या उसका घनत्व तो कम है, एक गांव एक घर यहाँ है तो फिर 500 मीटर की दूरी में एक दूसरा घर है, तो इस तरह से कई छोटे छोटे टोले हैं, उनकी गिनती नहीं की गई थी। और उन्होंने पाया कि करीब 50,000 एकड़ की खेती की जमीन है और करीब 25,000 एकड़ जो वन भूमि है ये डूब जाएगा। और उन्होंने प्रतिरोध करना शुरू किया, और इस आंदोलन का जो शुरुआती चरण रहा, इस चरण में इन्होंने परियोजना के बंद करने की घोषणा नहीं की। उन्होंने ये बात कही कि परियोजना बने, लेकिन हमारा जो पुनर्वास होगा इसको लेकर हमें सुनिश्चित किया जाए कि हम बसाए कहाँ जाएंगे, क्योंकि 256 गांव के उस समय के 1.5 लाख लोग विस्थापित हो रहे थे, और उसमें से 85% से ज़्यादा की संख्या आदिवासियों की थी। तो समितियां बनी, एकजुट हुए लोग, और उन्होंने जो कार्यक्रम तय किए, उस कार्यक्रम में उन्होंने सबसे पहला मुद्दा बनाया वह था सामाजिक बहिष्कार का। उन्होंने जनता कर्फ्यू की घोषणा की, और उन्होंने कहा कि जो परियोजना का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आने के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त कि जो यहां आएगा उसे हमारी भाषा की जानकारी होनी चाहिए।
अगर वो मुंडा भाषा नहीं जानता है तो इस क्षेत्र में नहीं आएगा। राजाराम जी ने उपनिवेशवाद और हिंसा की बात कही थी। आज़ादी के पहले हम देखेंगे आदिवासियों के संघर्ष को, वो भी उपनिवेशवाद के खिलाफ ही है, लेकिन आज़ादी के बाद के इन संघर्षों को हम देखेंगे तो यहाँ भी कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद का एक ढांचा दिखाई देता है, लेकिन वो एक आंतरिक उपनिवेशवाद के रूप में दिखाई देता है। और हम सब जानते हैं कि उपनिवेशवाद की लड़ाई का एक बहुत बड़ा औजार होता है भाषा और संस्कृति। तो उन्होंने भाषा को सामने रखा कि अगर आप हमारी भाषा जानते हैं तो आप हमसे बात करिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे क्षेत्र में आप नहीं आ सकते हैं। और वे आदिवासी जिन्हें हम अशिक्षित, अनपढ़, गंवार समझते हैं, उन आदिवासियों ने कमिश्नर से, एसपी से, जितने भी बड़े अधिकारी थे, मंत्रियों से, उनसे उन्होंने बहस की। और 1970-75 के आसपास में उन्होंने सरकार को इस बात के लिए मनवाया कि आप हमारे सिर्फ 2 गांव बसा दीजिए, हम इस क्षेत्र को छोड़ देंगे, आप अपनी परियोजना बना लीजिए। तो सरकार इस बात पर राजी हुई और 2 गांव उन्होंने कोयल नदी वाले क्षेत्र में एक गांव चुना जो पूरी तरह डूब रहा था, सबसे पहले डूब रहा था, उस गांव को चुना। और कारू नदी के क्षेत्र में जो दूसरा गांव डूब रहा था, उस गांव को चुना। और जन संगठन ने सरकार और अधिकारियों की मदद की सर्वे में। सोमा मुंडा ये बात कहते हैं कि उस समय जब हमने सर्वे किया तो एक एक पेड़ और एक एक मवेशी जो डूबने वाले थे उनका हमने हिसाब रखा और कहा कि आप पुनर्वास करके सिर्फ 2 गांव बसा दीजिए, हम यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। और इसी बीच एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की गई। तो उसमें यह हुआ कि जो अधिकारी थे, सरकार थी, वो 2 गांव बसाने में असफल रही। उसके बाद वो स्थगित सा लगभग हो गया। लेकिन इसी बीच यह हुआ कि एक रात चुपके से उस क्षेत्र में पैरामिलिट्री फोर्स बिठा दी गई रात में कमिश्नर के साथ। छोटा नागपुर कमिश्नरी पड़ता है, वहाँ उनको कमिश्नर आए और उनके साथ फोर्स भी आई। सुबह लोगों ने देखा कि यहाँ फोर्स आई हुई है, अब क्या किया जाए। तो लोग सुबह गए, महिलाएं गईं और उन्होंने ये बात कही कि हम शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, सेना के होने से यहाँ अशांति होगी, इसलिए आप सेना को वापस भेज दीजिए। लेकिन सेना वहाँ रही, उनकी छावनी बनी। तो पूरे गांव ने सेना का सामाजिक बहिष्कार किया और उसमें सेना से ये बात कही गई कि आप हमारी ज़मीन में शौचालय का उपयोग नहीं कर सकते, आप हमारे गांव का पानी नहीं ले सकते, आपका जो शिविर है, आपका दायरा वही है, वहीं पर आप कुछ करें, हम हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको। अधिकारी आते थे, अधिकारी बच्चों को फुसलाते थे, चॉकलेट, टॉफी, मिठाई लेकर जाते थे, बच्चों तक ने उन चीज़ों को लेने से मना किया। और अंततः यह हुआ कि मजबूरन वहां से शिविर उठानी पड़ी सेना को और वो लौट गई। 1995 ईस्वी में फिर एक हलचल हुई। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। ये घोषणा की कि प्रधानमंत्री उस परियोजना का शिलान्यास करेंगे। ये खबर मिलती ही 256 गांव के सारे लोग एकजुट हुए और उन्होंने तय किया कि प्रधानमंत्री जी को यह उतरने नहीं देना है। और वो अंततः उन्हें उतरने नहीं दिए। लालू जी उस समय मुख्यमंत्री थे, चूंकि उस समय बिहार था, झारखंड अलग नहीं था। लालू ने अपनी हठधर्मिता से कहा अगर राव ने नहीं शिलान्यास किया तो मैं करूंगा, लेकिन वो भी वहां नहीं जा पाए। 1995 में तब जन संगठन ने इस बात का निर्णय लिया कि चूंकि अब तक पिछले 30 वर्षों से, 25-20 वर्षों से हम ये इस बात की मांग करते रहे कि कम से कम एक मॉडल आप दिखा दीजिए हमारे लिए पुनर्वास का, हम चले जाएंगे, वो नहीं सफल हो पाया। तब उन्होंने ये बात कही कि अब परियोजना पूरी तरह से बंद हो जाए। और इसी बीच 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हो जाता है। 2001 में मुख्यमंत्री ने उन्हें आमंत्रित किया कि आप आइए, हम बात करेंगे। दुर्भाग्य यह रहा कि 2001 को एक घटना घटी, वो पहली हिंसक घटना थी। स्थानीय पुलिसकर्मी उस गांव के क्षेत्र में घुसे जहां जनता कर्फ्यू उन्होंने घोषणा कर रखी थी, यह बहाना लेकर कि इस क्षेत्र में उग्रवादी घुसे हुए हैं, यह माओवादी हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जा रहे हैं। वो गए, उन्हें कुछ नहीं मिला। जब वो लौटे तो लौटते वक्त गांव के घुसने के समय जो उन्होंने लकड़ियों का जो बैरिकेड बनाया था जनता कर्फ्यू के तहत,
तो उसको उन्होंने तोड़ दिया। तो एक व्यक्ति जो खुद फौज का था, रिटायर्ड था, उसने कहा कि आप क्यों तोड़ रहे हैं, तो उसे उन्होंने पीटा और पकड़ के जेल थाने में ले गए। जब खबर मिली तो सारे गांव के लोग एकजुट हुए, थाने का घेराव किया। शोभा मुंडा कहते हैं कि वो उनसे बातचीत के लिए गए थे, तो बात कर रहे थे, बात हो ही रही थी, लेकिन इसी बीच गोलीबारी हुई, पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई, 8 लोग शहीद हुए और उसके बाद से अब तक वो परियोजना स्थगित है। मैं इस घटना का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, एक संक्षेप विवरण इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जब हम इस आंदोलन को अंदर से देखते हैं तो यह आंदोलन, सबसे पहली बात, जिसकी इतिहास की स्मृतियों में बिरसा मुंडा के आंदोलन की वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो एक नया रूप ले रहे हैं संघर्ष करने का और अहिंसक तरीके से। और इसमें सोमा मुंडा जो संगठन की, जन संगठन के लोग कहते हैं, ये बात कहते हैं, वो बार बार ये बात कहते रहे, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं, तो फिर सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुनेगी। तो एक लगातार संवाद की प्रक्रिया उन्होंने बनाए रखी और वो ये बात कहते हैं कि आप हमारा पुनर्वास करिए और आप हमें सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तीनों पुनर्वास हो। क्योंकि आदिवासी समाज की सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं में जो उनके आध्यात्मिक पक्ष हैं, जैसे सरना धार्मिक स्थल हैं, वो पहाड़ या प्रकृति या जलाशयों के रूप में ही होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप वो बसाकर हमें दीजिए। तो इस तरह से वो जब स्थगित हुआ तो सोमा मुंडा ये बात कहते हैं कि उन्होंने 170 सरना स्थलों को बचाया, 300 ससंदिरी उसे बसाया और बचाया उन्होंने, और जो 50,000 एकड़ की जो जमीन थी, जो खेती की जो जा रही थी और जो वन भूमि थी, उसको उन्होंने बचाया। तो इस तरह से यह जो आदिवासियों का आंदोलन है, जो एक अहिंसा के रूप में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अहिंसा की जब वो बात कर रहे हैं तो वे उन सिद्धांतों का, उन दर्शनों का वो प्रयोग कर रहे हैं, जाने अनजाने ही सही, जिसे गांधी ने अपने यहाँ वो सारे सैद्धांतिकी निर्मित की है और विकसित की है। और यह बात कहना कि जनशक्ति ही शक्ति है, यह एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात कि जो एक स्थानीय राजनीति है, जो अलग अलग राजनीतिक दलों की, उन्होंने उसे भी वहाँ प्रभावित होने नहीं दिया। और एक ही बात कही उन्होंने कि आप चाहे जिसको वोट देना है वोट दे दीजिए, ठीक है, आप चाहे जिस जाति धर्म के हों, लेकिन हमारी मूल समस्या है वो विस्थापन की है। अगर हम आपस में फूट करके लड़ते रहे तो हम यहाँ से विस्थापित हो जाएंगे, उखड़ जाएंगे और हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कहा जाता है कि आदिवासियों का आंदोलन था, लेकिन सिर्फ आदिवासियों का आंदोलन नहीं था, नेतृत्व था आदिवासियों के हाथ में। वहाँ जो स्थानीय समुदाय थे, यहाँ तक कि जो व्यापारी वर्ग था, व्यवसायी वर्ग था, वह भी इस आंदोलन में शामिल था और एक बड़ी उन्होंने एकजुटता बनाई। तो निष्कर्ष के रूप में ये मैं कहना चाह रहा हूँ वो यह कि जब अहिंसा की जब हम बात करते हैं तो अहिंसा जब सामने आती है तो स्वाभाविक रूप से वो ऑटोनोमस की बात करती है, स्वायत्तता की बात करती है, शासन की बात करती है। और इन्हीं मायनों में मुझे लगता है जो अहिंसा की जो थ्योरी है, वो जो राष्ट्र राज्य की जो संकल्पना है, जिसमें शक्तियां केंद्रित होती हैं, उसके बजाय वो शक्तियां जन समूहों और समुदायों पर केंद्रित करती है। और असगर वजाहत का नाटक मुझे इस संदर्भ में बहुत रोचक लगता है, गोडसे एट द रेट गांधी वाला, जिसमें गांधी ये बात कहते हैं कि क्यों नहीं लोगों की अपनी अपनी सरकारें हो सकती हैं स्थानीय स्तर, ये स्वायत्तता और स्वशासन की बात। तो इसने उस विचार को सामने लाया। और जो सबसे बड़ी बात है, जो अहिंसा जी की जब हम बात करते हैं, तो जब अहिंसा की जब हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं कि मैं लीडर रहूंगा, मैं ही ये करूंगा, वो नहीं रहता। क्योंकि अहिंसा एक तरह से अपनी आंतरिक तैयारी भी है, जो गांधी बार बार कहते हैं। और सोमा मुंडा से ये बात कहते हैं, उनके नेतृत्वकर्ताओं से ये बात कहा जाता है। आज भी सोमा मुंडा को हम देखेंगे तो वो उसी सामान्य सादे रूप में दिखाई देते हैं, जबकि सोमा मुंडा को ये प्रलोभन दिया गया, और प्रलोभन भी एक तरह का हिंसा है। उसे कहा गया था कि आप आंदोलन छोड़ दीजिए, हम आपको पटना में फ्लैट दे देंगे, आप जितना पैसा चाहते हैं पैसा ले लीजिए। उन्होंने साफ ये बात कही कि जैसे हमारे लोग जंगल से लकड़ी काट कर जीवन यापन करते हैं, मैं भी वैसे ही जीवन जीऊँगा।
तो ये जो सहजीविता और सहभागिता की जो भावना होती है यह उनके अंदर बहुत ज़्यादा रही। एक आखिरी बात मैं करता हूँ, आदिवासियों के बारे में एक धारणा यह भी है कि आदिवासी संस्कृतियों का संकुल नहीं बनाते, वो कल्चरल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। और ये थ्योरी मूलतः श्यामाचरण दुबे की है, जो हमारे प्रसिद्ध समाजशास्त्री है। समाज और संस्कृति किताब में उन्होंने आदिवासी भारत पर बात करते हुए ये बात लिखी है कि आदिवासी अलगाव में ही रहना चाहते हैं और मेनस्ट्रीम में नहीं आना चाहते। मेरा ये मानना है कि वो ऐसा नहीं है। आदिवासी भी सांस्कृतिक संबंध बनाते हैं, लेकिन वो इस बात पर गौर करते हैं, इस बात का विश्लेषण करते हैं कि सामने वाला उनके जीवन दर्शन को, उनके मनोविज्ञान को, उनके संस्कृति को स्वीकार रहा है या नहीं रहा है। अब थोप तो नहीं रहे हैं। तो आदिवासी भी संस्कृतियों का संकुल बनाते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं मानता हूं टाना भगतों के आंदोलन को। जो टाना भगतों का आंदोलन गांधी से पहले अहिंसक रूप में शुरू हो चुका है और ये टाना भगतों का ही एक महत्वपूर्ण स्लोगन था, नारा था, जो कहते हैं कि इस धरती को ईश्वर ने बनाया, हम ईश्वर के संतान, बीच में सरकार कहां से आई। ये उन टाना भगतों का कहना है। तो वे उन टाना भगतों ने आने वाले दिनों में गांधी को पूरी तरह से आत्मसात किया। और आज की तारीख में भी जब वो गांधी जयंती मनाते हैं तो उनके साथ राष्ट्रध्वज, देश का तिरंगा होता है। वो गांधी के साथ साथ उनके जो अपने पूर्वज हैं जतरा भगत, उसको समान रूप से याद करते हैं। और ये जो कोयल कार जो जन संगठन शुरू हुआ और उसके साथ भी जो लोगों का जुड़ा हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीडिया समूह थे वह उस दौर के, चाहे नवभारत टाइम्स हो या दूसरे जो नेशनल या स्थानीय मीडिया हो, उन्होंने भी इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। तो मुझे ये लगता है कि हम अगर औपनिवेशिक मानसिकता से वर्चस्व की मानसिकता को हम छोड़कर जब आदिवासी समुदायों के बीच जाते हैं तो वे सहर्ष तैयार होते हैं कि हम एक सांस्कृतिक लेन देन की प्रक्रिया में शामिल हों। लेकिन जब हम नीतियों के जरिए हिंसा करेंगे या व्यवहार के जरिए हिंसा करेंगे तो सीधे सीधे वो अपना एक संरक्षण का दायरा बनाते हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, और वे रजिस्ट करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। तो इस तरह से आदिवासी समाज और अहिंसा और प्रतिपक्ष को हम देखेंगे तो आदिवासी समाज ने, चाहे वो आज़ादी के पहले हो या बाद के दिनों हो, उन्होंने संगठन के जरिए, जनता की अपनी शक्ति के जरिए और किसी इंडिविजुअल नेतृत्व के बजाय एक सामूहिक नेतृत्व पर भरोसा करते हुए, जो कि अहिंसा का ही मूल विचार है, उन्होंने उसे प्रदर्शित किया है, प्रस्तुत किया है। और जैसे कि बहादुर जी बात कह रहे थे कि कैसे मेधा पाटकर या उस आंदोलन असफल हो गई, लेकिन उस क्षेत्र के लोग ये मानते हैं, सोमा मुंडा अभी मुझे लगता है कि 85 बरस के हो गए होंगे, ये बात कहते हैं कि ये हमारी जीत इसलिए थी कि हमने जो अहिंसा का तरीका था उसे अपनाया। बस इतनी ही बात मैं अपनी करता हूँ, काफ़ी समय हो चुका होगा। आप सबने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।